अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। मुल्क 75वीं वर्षगांठ यानी कि जश्न यौम आज़ादी मना रहा है। लिहाजा इस आज़ादी के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी उन्हें कहीं तो भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस तरह का इल्ज़ाम भी बारहा लगाया जाता है। आज ख़ास मेहमान आज हमारे साथ इस जश्न यौम आज़ादी के मौके पर ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो फ़ौज में रहकर उन्होंने खिदमात अंजाम दिए हैं। मैं बारी बारी उनके नाम भी पूछूंगा, वो नाम भी बताएंगे। लिहाजा फिर सवाल करेंगे कि वो इस मुल्क के जो 75वीं वर्षगांठ जो बनाई जा रही है अमृत महोत्सव के नाम पर, मुल्क की दिशा दशा जिस तरह से 75 साल देखते देखते गुजर गए और आज एक आम इंसान, एक गरीब इंसान यहाँ ज़िंदा रहने के लिए कोशिशें कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है। और फिर धर्म, ज़ात पात, इसकी भी एक सियासत पूरी लंबी चल रही है। ये जो बदलती तस्वीर आपने देखी है, आपको कितना दुख लगता है, खुशी होती है? 75वीं वर्षगांठ तो मना रहे हैं, लेकिन जो मुल्क जिस दिशा में जा रहा है इस पर आप बारी बारी आप अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। सर बताइए। सबसे पहले मैं आज आप सभी को यौम आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैंने 30 साल फौज में नौकरी किया। जैसे कि अभी आपसे पूछा गया, बताया गया, आज के दिन को मनाने के लिए सिर्फ फ़ौज ही नहीं, पूरे देश, पूरी दुनिया के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी, जिसमें कि कोई कम्युनिटी नहीं था। पूरे देश के लोग एक भारत के नागरिक थे और उन्होंने सभी धर्म के लोगों ने मिल कर के, कोई जात पात को दूर रख करके अपनी कुर्बानी दी थी। ऐसा नहीं था, उस टाइम पर भी उनके बीवी थे, बच्चे थे, परिवार था। आज तो फ़ौज में कुर्बानी देने के बाद सरकार बहुत कुछ देखभाल करती है, लेकिन उस टाइम के फ़ौजियों के लिए ऐसा कुछ लिखित में नहीं था। लेकिन फिर भी आज़ाद भगत सिंह, तात्या टोपे, अशफाक उल्लाह खान, ऐसे ऐसे महापुरुष जो कि अपनी कुर्बानी दी और देश को आज़ादी दिलाया। लेकिन आज जब मैं शहर में रह रहा हूँ रिटायर होने के बाद, जब मैं इसकी तुलना बॉर्डर से करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बॉर्डर में ठीक था, क्योंकि ना बॉर्डर में मुझे पानी की दिक्कत थी, ना ही मुझे रोड का दिक्कत था, ना ही मुझे कोई एडमिशन की दिक्कत था। लेकिन आज एमएलए, एमपी, हम सोचते हैं एमएलए बन गए, एमपी बन गए, बहुत बड़े ऑफिसर बन गए, वो हमारी देखभाल करेंगे। लेकिन जब उनके पास हम जाते हैं तो हमें लगता है उनके पास हमें देने के लिए कुछ नहीं है, हमारे से उनको सब कुछ चाहिए। एक आम आदमी आज पानी के लिए, रोड के लिए, एजुकेशन के लिए, सड़क के लिए तरस रहा है। जब हम शहर में जाते हैं तो अपने जेब को हम 10 बार टटोलते हैं कि क्या खरीदें क्या ना खरीदें, लेकिन हमें बॉर्डर पर इसकी चिंता नहीं थी। हमारा परिवार अपने घर में रहता था, हम बॉर्डर में होते थे, हमें सिक्योरिटी की कोई चिंता नहीं थी, ना ही बच्चों की एजुकेशन की कोई दिक्कत थी। आज मैं जिस इलाके में रह रहा हूँ, अमान नगर में, जब मैं इसको देखता हूँ तो मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं कि आज भी हम 75 साल होने के बाद भी देश में फ्री पानी, फ्री रोड, फ्री सुविधा की व्यवस्था होने के बाद भी हम मटके लेकर के कारपोरेशन के पानी के लिए घूम रहे होते हैं। तो ऐसी हालात जब देश की होती है तो बहुत दुख और तरस होता है और ये लगता है आगे क्या होगा। इन्होंने पूछा है कम्युनिटी के बारे में, धर्म के बारे में। मैं एक ही बात बोलूँगा, मैं फौजी हूँ, मैं किसी धर्म विशेष को नहीं मानता हूँ, मेरा एक ही धर्म है, जय हिंद जय भारत। लेकिन जब मैं देखता हूँ हमारी फ़ौज में, जब हम फील्ड में होते थे, एक ही जगह पे 2 टेंट लगते थे, एक मंदिर होता था, एक मस्जिद होता था, और हम प्यार से ज़िंदगी जीते थे, त्यौहार मनाते थे, पूजा करते थे, नमाज़ पढ़ते थे, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता था। उसका एक ही कारण था, डिसिप्लिन। अगर सिविल में जितने अधिकारी हैं ऊपर से नीचे तक, अगर सब डिसिप्लिन हो जाएं और ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें तो हम, जैसे कि कहा जाता था अंग्रेज़ों के ज़माने पे, भारत एक सोने की चिड़िया थी, आगे आने समय में सोने, हीरे, जवाहरात सबकी चिड़िया भारत बन जाएगा और भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। सर आपने जैसा बहुत सारी बातें कही, लेकिन ये देखा जा रहा है कि अब फौज के भी अफसर हैं बड़े बड़े, वो भी अब किसी सियासी पार्टी की हिमायती बनकर टीवी चैनलों पर आते हुए नज़र आता है। तो ये एक तब्दीली आपको कैसे लगती है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो फौजी अफसर्स हैं, जब तक वो वर्दी में है, किसी सियासत के बारे में बोल नहीं सकता है, वर्दी के बाद भी सियासत के बारे में नहीं बोल सकता है। लेकिन जब वो सिविल में इलेक्ट होकर के आता है, जिस पार्टी में जाता है, उस पार्टी के मुखिया, लीडर के हिसाब से अपने आप को मोटिवेट करता है। वो अलग होकर के अलग फ़ौज के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता है। लेकिन हाँ, मैं उनके बारे में कहूँगा, उनको ज़िंदगी का इतना तजुर्बा है, उन्होंने ज़िंदगी को और मौत को दोनों को साथ साथ देखा हुआ है। ऐसा बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने अपने गोदी में अपने दोस्त का बॉडी उठाया होगा। हमारा लड़ाई लड़ने के लिए जब हम जाते थे, हमारा दोस्त ही हमारा भाई, हमारा माँ बाप, सब कुछ होता था। हम उसका धर्म नहीं पूछते थे, उसके साथ हम मर जाते थे और उसको उठा के लाते थे। लेकिन जो ये बात आप कह रहे हैं कि सेना के जो अफसर पॉलिटिक्स में हैं, वो सेना छोड़कर जाने के बाद हैं, तो उसके बारे में मैं आर्गूमेंट नहीं कर सकता हूँ।
जी, मैं एक बहुत संजीदा सवाल मैं बता रहा हूँ आखिरी, क्योंकि ये लोगों के सामने वजाहत भी बहुत ज़रूरी है कि पिछले जो मालेगांव बम धमाके वगैरह हुए तो कर्नल पुरोहित का भी नाम आया, तो इसके साथ साथ और भी कई कर्नल और फौजी लोगों के, तो क्या कुछ बदल रहा है? क्योंकि धर्म जात पात सियासत ये फौज में तो देखी नहीं जाती, फौज में तो एक ही इंसान ये एक ही धर्म है, वो है भारतीय। तो लेकिन जब बदलती तस्वीर को आप महसूस कर रहे हैं या ऐसा एकाध वाकया हो सकता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं? देखिए, आप जो कह रहे हैं कर्नल रैंक एक बहुत ही सम्मानित रैंक है और आज मुझे आप भी कह सकते हैं, लेकिन जब तक कोई चीज़ सिर्फ साबित नहीं होता है, कोई चीज़ फैक्ट को लाया नहीं जाता है, कुछ भी किसी कहने से उसको मानना नहीं चाहिए। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बेसिस पे प्रोपेगेंडा बन जाता है और उसमें किसी को बदनाम करने की साजिश की जाती है। नहीं, इलेक्शनों में भी हमने देखा कि फौज के लोग भाजपा को वोट डालने के लिए कह रहे थे, कई सारे वीडियोस वायरल भी हुए थे सोशल मीडिया पर, इस पर आप कुछ जानते हैं सर? नहीं, जो वायरल वीडियोज़ हैं और जो इंटरनेट से इस पर कुछ भी किया जा सकता है, इसको हम सही मान करके फैक्ट मान करके हम इसको लाइन में नहीं ले सकते हैं। आखिरी सवाल सर कि मुल्क की बदलती तस्वीर, जिस तरह से धर्म जात पात की सियासत चली जा रही है, आज पूरी सियासत ही इर्द गिर्द इस धर्म की इसके पीछे घूम रही है, तो नौजवान को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो एक सिंपल सा पैगाम देना चाहूँगा। जब मैं पैदा हुआ था तो भगवान या अल्लाह किसी को नहीं पता था कि मैं कौन से धर्म में जा रहा हूँ, कौन से मजहब में जा रहा हूँ। लोगों ने मुझे यहाँ मुस्लिम बना दिया, मैं मुस्लिम बन गया। लोगों ने अगर मुझे हिंदू बना देते मैं हिंदू बन जाता। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा सभी को कि अगर जब भगवान के यहाँ से कोई कम्युनिटी लेकर नहीं आए थे, तो दुनिया में आने के बाद आप जिस कम्युनिटी में हैं, तो इंसानियत की कम्युनिटी को आपने जोड़ देना चाहिए और इंसानियत को आपने डेवलप करना चाहिए। सर, आपका नाम और आपका रैंक? मेरा नाम है कैप्टन रहीमुद्दीन और मैं किसी सियासत से बिलोंग नहीं करता हूं, लेकिन मैं मानवता के दुख को एहसास करता हूं। क्योंकि मेरा एक सवाल और भी आपके साथ में है कि अगर आप मानते हैं कि हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या कोई भी धर्म, तो अगर उसमें ऐसा होता, आप मुझे कह दीजिए अभी मर जाऊं तो मैं मर नहीं सकता हूं, मैं आपको कह दूं तो मर जाओ, मर नहीं सकता। क्योंकि सभी कम्युनिटी के लोग, कोई 60 साल, कोई 50 साल, कोई 70 साल और कोई पैदा होते मर जाता है। तो हमें कम्युनिटी छोड़ करके इंसानियत के मुद्दे पर काम करना चाहिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। 75वां यौम आज़ादी का खुशियों के दौरान मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जहाँ पे भी रहो खुशी रहो और अमन के साथ रहो। हमारे साहब ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई है यौम आज़ादी के बारे में और इस देश के बारे में, यही बहुत है। मेरा नाम रशीद अहमद है और मैं अमन नगर में रहता हूँ। रैंक नाइक है। चांद साहब देसाई। आप बोलो अपना। मैं नए सरदार आपा साहब हुलीकट्टी। मेरा नाम इमाम हुसैन हुलीकट्टी। रैंक नाइक।